अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोनॉमिक्स में अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी किस चीज़ के बारे में, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से हम प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं। गवर्नमेंट का रोल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से क्या करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे कंट्री का बैकबोन भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो है ना कंट्री में ज़मीन जो है ना वो एग्रीकल्चर है, और ज़्यादातर लोग जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन की तरफ, कि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करें। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ चीज़ों के लिए जो है ना कुछ स्टेप्स लेती है, ताकि वो जो है ना प्राइस स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि फार्मर्स को उनके राइट मिल सके, फार्मर्स को उनके लिए अच्छी पेमेंट्स मिल सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट करती है, दैट इज अ बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम से क्या मुराद है हमारे पास, कि गवर्नमेंट क्या करती है आपके पास जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि जो आपके पास जो है ना प्राइसेस की स्टेबिलिटी है वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, वो है हमारे पास स्टोरेज पे। ये गवर्नमेंट क्या करती है कि उन चीज़ों को एक खास अमाउंट लेवल तक जो है ना उसके लिए फ्लोर बना लेती है, कि इससे कम प्राइस पे जो है ना ये चीज़ सेल आउट नहीं होगी। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम वेज रेट जो है ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मिनिमम वेज रेट से मुराद हमारा क्या होता है, कि आप जो है ना क्या करोगे, इससे कम जो है ना मजदूरों को मजदूरी पे नहीं करोगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो है ना बफर स्टॉक स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस करती है। और इसलिए कहते हैं कि स्टेबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस फॉर मोस्ट गवर्नमेंट्स। द प्राइस ऑफ अ गुड is the main source of income for those individuals and firms that work in agriculture sector. Therefore, in order to ensure that they receive a stable, predictable income, the government often acts to stabilize the price. ठीक है, कि आपके पास क्या है कि आपके सारे के सारी जो है ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो है ना गवर्नमेंट की जो होती है, वो क्या करती है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ना या सपोर्ट करती है, या कोई जो है ना उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाना, उनके बारे में सोचना, फार्मर्स के बारे में, फर्म्स के बारे में जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इनके जो है ना ये प्राइस स्टेबिलिटी हो, क्योंकि हमारे पास ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगर जो है ना खराब हो गए तो क्या हो जाएगा, अगर जो है ना सैलाब आ गया तो क्या होगा, या जो है ना मार्केट में उनको वो जो है ना प्राइस ना मिली, फार्मर्स ने पूरे साल इतनी मेहनत की और उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके अगेंस्ट चले गए। उन्होंने कहा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा जो है ना, कि वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। किसानों को जो है ना क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। तो जब वो खराब होने के करीब आता है तो वो उनको कहते हैं कि हमें लो प्राइस पे प्रोवाइड करो, तो मजबूरन किसान क्या करते हैं कि वो उनको लो प्राइस पे चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों के से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इस चीज़ को देखती है कि हमारे जो ये सेक्टर है प्रॉपर तरीके से स्टेबल इनकम जनरेट कर सके, तो गवर्नमेंट इसके लिए जो है ना स्टेबलाइजेशन प्राइसेस का रोल परफॉर्म करती है। और वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, वो हमारे पास जो है ना बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू करती है, जो कि कहता है कि which is a measure that uses commodity storage for the purpose of stabilizing prices in a market। कि वो जो है ना क्या करेगा कि कमोडिटी स्टोरेज के ऊपर जो है ना काम करता है, ताकि वो मार्केट में प्राइसेस को स्टेबल कर सके। सो कहते हैं कि द गवर्नमेंट एग्रीज टू पे फिक्स प्राइस, मिनिमम प्राइस फ्लोर हमारे पास, कि वो क्या करता है कि उसके लिए एक लोअर प्राइस सेट कर देता है, कि ये प्राइस लिमिट है, इससे नीचे अमाउंट कोई पे नहीं करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा के लिए हो सकता है लेकिन इससे कम कोई नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि अबव द मार्केट रेट, के मार्केट में रेट से एक चीज है ना हमारे पास इक्विलिब्रियम में 5 रुपए चल रही है, तो गवर्नमेंट कहेगा कि 7 रुपए से कम ये चीज नहीं बिकेगी। तो लोग जो है ना उसको क्या करेंगे, जब परचेज करेंगे उस प्राइस पे, तो फार्मर्स वगैरह को एक स्टेबल इनकम मिलती जाएगी। तो कहते हैं कि दिस मीन्स दैट बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू मार्केट इक्विलिब्रियम, एंड देन द गवर्नमेंट इंटरवीज टू परचेज द सरप्लस इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस फ्लोर टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर राइट। कि हमारे पास जो है ना बायर और सेलर तो क्या करें, वो तो मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू चल रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर लेता है कि वो अपनी इंटरवेंशन उसमें करता है, वहां से वो परचेजिंग करता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान मौजूद होता है, ताकि वो जो है एक प्राइस फ्लोर लगा के उसको लॉक कर दे, और कंज्यूमर को एक अच्छे मुनासिब प्राइस पे वो चीज मिल सके। ठीक है, जो कंज्यूमर से ज्यादा उनका फोकस क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर पे, कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेहतर बेनिफिट्स मिल सके। कंज्यूमर जो है ना वो कहता है कि वो इसको परचेज करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना वो परचेज कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे, लेकिन उसमें एक्सप्लॉइटेशन किसकी हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर वालों की हो रही थी। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करता है, एक प्राइस फ्लोर रख देता है, एक सीलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, वो कहता है कि यार ये जो है ना इसके लिए ग्राउंड रेट है, इससे नीचे जो है ना कोई नहीं जाएगा। अब जैसे मजदूरों का है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज रेट डिसाइड कर दिया कि 1500 रुपए सालाना जो है ना, 1500 रुपए जो है उसकी मजदूरी होगी।
अब इससे कम कोई नहीं जाएगा, इससे कम जाएगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो उसको जो है ना पनिश किया जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने प्रोड्यूसर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से एक मिनिमम जो है ना प्राइस फ्लोर मेंटेन रखती है, ताकि जो है ना वो मार्केट से ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी, ताकि जो उनके प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सके। तो कहते हैं कि इसको हम जो है ना ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो कहता है कि इन द डायग्राम बिलो supply shifts outward from S1 to S2, meaning with no intervention the price will fall to P static। कहता है कि हमारे पास क्या हुआ कि S1 से S2 की तरफ हमारे पास जो है ना जो सप्लाई है वो डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई? क्योंकि जो है ना गवर्नमेंट कहता है कि अभी जो है ना उसने कोई इंटरवेंशन नहीं की। ठीक है, तो प्राइस हमारे पास डाउन हो गई क्योंकि मार्केट में जो है ना हमारे पास जब सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, तो जब उसके जो है ना प्राइसेस हाई होंगे तो फिर उसको कौन परचेज करेगा। लेकिन जब हमारे पास अदर फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है ना हमारा जो सप्लाई का एलिमेंट है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि however because the government guarantees the price at P1 minimum price, it buys the surplus stock Q1 to minus Q2। कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमने देखा सिचुएशन कि हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम यहाँ पे लाई करना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो पहले आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुई थी, ठीक है, जो उन्होंने मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने रखी हुई थी वो क्या था, हमारे इससे ज्यादा था। ठीक है, तो हमारे इससे जो है ना गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा प्राइस उसने रख दी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर्स इनकरेज हों। ठीक है, सप्लायर ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चीजें देना शुरू कर दे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सप्लाई जब उसकी बढ़ना शुरू हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो हमारा शिफ्ट था वो जो है ना क्या हुआ, इस साइड पे मूव होना शुरू हो गया। तो जब हमारे पास जो है उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई और उसके दरमियान सरप्लस का गैप आना शुरू हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सारे के सारे जो सरप्लस जो है ना चीजें प्रोड्यूस हुई है उसको वो परचेज कर लेगा। और जब उसको वो परचेज कर लेगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है ना इन चीजों का फायदा उठाते हुए लोगों को फिर बेनिफिट देगी, जो प्रोड्यूसर्स है उनको फायदा देगी कि वो जो है ना उनके सामान को परचेज करेगा और वो जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास जो है ना स्टार एक्विजिशन को देखें तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। क्यों? कहता है कि द फैक्ट दैट फार्मर्स रिसीव दिस प्राइस नेचुरली मीन दैट द प्राइस इज स्टेबल, thus achieving the policy goal। If in future there is a commodity shortage, these stock levels could be used to release onto the market and reduce the upward pressure on price। कि मार्केट में जब हमारे पास क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने जो है ना सरप्लस सारा का सारा जब उठा लिया तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी वो चीज प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि सरप्लस बनता जा रहा है, हर बंदा प्रॉफिट के लिए जा रहा है। तो जब एक जो है ना अमाउंट बनती जा रही है, गवर्नमेंट उसको स्टोर करती जा रही है, तो क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज वगैरह आना शुरू हो जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ही जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसको मार्केट में रिलीज करेगी। क्योंकि जब हमारे पास शॉर्टेज आती है तो उससे क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट उस प्राइस इंक्रीज को रोकने के लिए क्या करेगी, वो जो है ना इन चीजों को सप्लाई करना शुरू कर देगी, और जब ये सप्लाई जो है ना मार्केट में आ जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास चलती रहेगी, स्टेबल पोजीशन हमारे पास चलती रहेगी। अदरवाइज वो जो स्टेबिलिटी थी वो तो खराब हो सकती थी, जब आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, सप्लायर बढ़ जाते हैं और वो जो है ना सप्लाई की तरफ जो है ना सरप्लस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम बफर स्टॉक कहते हैं। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ऐसा प्राइस लेवल डिसाइड करती है जो हमारे मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, जैसे पी स्टार एक से ज्यादा है P1 पे रखा हुआ है, और जब P1 पे आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि सप्लायर्स को बेनिफिट नजर आ रहा है, और हमारी जो डिमांड होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, वो तो आपके पास कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि लोगों को बेनिफिट नहीं है, लोग जो है ना इस चीज को जो है ना परचेज नहीं करेंगे क्योंकि उनको एफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उन चीजों को परचेज कर लेगा, अपने पास स्टॉक रख लेगा, और जब कभी भी मार्केट में इस किस्म की शॉर्टेज या सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो वो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो है ना रिलीज कर देंगे, और लोगों को जो है ना वो जो प्राइसेस बढ़ने वाली थी वो वहीं पे रुक जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक सीन। नुकसान क्या है इसका? कहते हैं कि although government may achieve its policy goals through buffer stock, yet there are some fears or threats attached with this policy। Number one, higher opportunity cost। The main disadvantage that comes from the policy is that upfront cost of purchasing excess stock above the market price। This requires capital that, as we have seen through the concept of opportunity cost, could be spent meeting other policy objectives। कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना हाई कर दी है। क्यों हाई कर दी? कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि एक तो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा है,
और वो जो रिसोर्सेज मौजूद हैं वो हमारे पास जो है ना कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन पैसों को, इन रिसोर्सेज को एक बेहतर जगह पे भी तो लगा सकता है, बजाय इसके कि ये अभी से स्टॉक जमा करना शुरू कर दे और इसको जो है ना मार्केट से भी महंगी कीमत पे खरीदे, तो उसको क्या फायदा है। इसकी जगह पे गवर्नमेंट क्या कर ले, ये पैसे कहीं और जगह पे यूटिलाइज कर ले और उन चीजों को बेहतर बना ले। सेकंड कहते हैं अप्रीहेंशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, कि it can also encourage overproduction of certain commodities as the pricing signal of the market mechanism is no longer in action। ठीक है कि आपके पास जो है ना प्राइस और वो चीज़ तो बस खत्म हो चुकी है, अब तो एक मिनिमम प्राइस जो है ना मिनिमम प्राइस लेवल सेट हो चुका है। तो फिर सप्लायर के लिए तो वो चीज़ फायदा होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक ही लिमिटेड क्वांटिटीज जो है ना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास प्रोडक्शन चल रही थी वो सेक्टर सारा का सारा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, लोग वहाँ पे जो है ना कुछ भी जो है ना पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। There are also a lot of administrative and storage costs associated with maintaining level of buffer stock। कि गवर्नमेंट अपने पास ये जो बफर स्टॉक रखेगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए गोदाम वगैरह अरेंज करेगी, उसके लिए लोग अरेंज करेंगे जो उसको जो है ना अपने पास मेंटेन रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। तो ये चीजें क्या कर देती हैं कि वो जो है ना ठीक है, आपकी जो है ना मार्केट में एक अच्छा प्राइस आपने रख दिया, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिल रही है, वो बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो बाकी चीजें हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो उनकी कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे बफर स्टॉक के। लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ई बिजनेस एंड मार्केट प्राइस, कि हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और मार्केट प्राइस का क्या ताल्लुक है, क्योंकि क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारे यहाँ तो अब सारे के सारा मोस्टली देखें तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन की तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहते हैं कि प्राइस इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इट इज द की स्टिमुलस फॉर a firm to achieve its goals। Pricing decision can have engraved consequences for an organization। It is one of the most complex and tricky matters to deal in any organization। कि हमारे पास प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो जो है ना किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करेगी कि वो एक ऐसा प्राइस जो है ना डिसाइड करेगी कि वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे। और अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते, हम एक अच्छा तरीके से एक मुनासिब प्राइस उसको चार्ज नहीं करते अपने प्रोडक्ट को, तो कस्टमर उसको परचेज नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मोस्ट जो है ना डिफिकल्ट डिसीजन है, एक मोस्ट क्रिटिकल हमारे पास जो है ना मैटर है, कि जिसको ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना डील करना पड़ता है। सो कहते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस। Any change in demand or supply of a product leads to change in its price। Buyer and seller can influence the market price through various tactics: lack of information, cost of product, availability of substitute, features of product, being scarce or excess supply affect both buyers and sellers significantly। कि मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, अभी हमने देखा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, कि हमारे पास जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि प्राइसेस डिटरमाइन हो जाती है। तो हमारे पास डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारी की सारी डिपेंडेबिलिटी आ गई है प्राइसेस की चेंज की। डिमांड बढ़ेगी हमारे पास तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस के इंक्रीज का सोर्स बढ़ेगी, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स की वजह से प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। तो फिर ये चीज़ें जो बायर और सेलर को जो इन्फ्लुएंस करती है, ये मार्केट की प्राइसेस किस तरीके से वो करती हैं, तो उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, कि अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो कस्टमर स्विच कर जाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमने कहा था कि फॉर शॉर्ट रन तो वो महंगी चीज़ खरीदता रहेगा। जैसे ही उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो महंगी चीज़ को छोड़ के लो की तरफ जाएगा, सब्सिट्यूट की तरफ जाएगा। तो कस्टमर की जो है ना प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नो हाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सप्लायर के भी। तो पहली चीज हमारे पास कहता है कि ई बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, क्या हिसाब किताब है इसका, किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो कहता है कि ई बिजनेस शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जनरली रेफर टू बिजनेस टू यूजिंग बिजनेस एक्टिविटीज यूजिंग इंटरनेट आल्सो नोन एज ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है कि मोस्टली हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस और ई बिजनेस आजकल इतने प्रमोट होते जा रहे हैं, तो ई बिजनेस हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन regarding business activities through digitalized system including internet। कि इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को परचेज करना, सेल आउट करना, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ जो है ना इंफॉर्मेशन करना, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, हमारे ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स, इसको बिजनेस इसको कहा जाता है। सो कहते हैं कि ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर, कि कहीं भी बैठ के किसी भी वक्त आप जो है ना कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। तो इंटरनेट जैसे कि हमारे पास जो है ना लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, ठीक है, तो हमें जो है ना अब अपने बिजनेस कम्युनिकेशन और ये सारे के सारे मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं।
ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जैसे इंटरनेट ने हमारे शौक को, हमारे जो है ना टाइम कंजम्पशन को, हमारे जो है ना बाकी एक्टिविटीज को इफेक्ट किया, इसी तरीके से हमारे शॉपिंग हैबिट्स को उसने चेंज कर दिया। कि वो घर बैठे क्या करते हैं जी, उसके पास मैसेज आ जाता है, लिखा होता है कि 50% ऑफ, क्लिक करते हैं, जाता है साइट पे, ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो उसको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जो है ना ओपन इंफॉर्मेशन गेन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। सो इंटरनेट क्या कर रहा है कि उसकी जो है ना जो बायर्स हैं, सेलर को, उनको एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। उनके इंटरेस्ट में कि जो एरिया जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नजर आता है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वहीं पे जाते हैं, परचेज करना शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं और प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं। तो उनको जो है ना लाखों करोड़ जो है ना क्या मिल जाते हैं, कस्टमर इजीली मिल जाते हैं जस्ट वन क्लिक से। तो इनको हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस कहते हैं। तो ई बिजनेस की वजह से हमारे पास मार्केट डिसीजंस कैसे चलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हैव the immense impact on decision making process for both buyers and suppliers sellers. It can impact in the following बेनिफिट्स फॉर बिजनेस। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना ऑनलाइन बिजनेस को देखें तो हमारे मार्केट डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो पहली चीज कहता है कि बिजनेस के लिए क्या फायदा हुआ, कि इट प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एंड देयर नीड्स व्हिच हेल्प बिजनेस कम्युनिटी टू टेक नेसेसरी एक्शंस अकॉर्डिंगली। कि जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें कि आप यहाँ पे बैठ के जो है ना किसी भी कंपनी के बारे में बात करें या किसी प्रोडक्ट के बारे में, आप जैसे ही जो है ना अपने सोशल मीडिया एप्स को ओपन करोगे, वहां पे उससे रिलेटेड आपको एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी को जो है ना इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है अपने कस्टमर के बारे में, उनके नीड्स के बारे में, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, उनको अप्रोच करने की कोशिश करता है। सेकंड कहता है कि इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री एंड देन रिडक्शन इन स्टोरेज एंड अदर इंस्टेड एक्सपेंसेस। कि इसने क्या कर दिया, अब लोगों को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखने की जरूरत नहीं पड़ रही कि दुकान पे कोई शेल्फ वगैरह होगा और वहाँ पे वो लोग देखेंगे, जैसे ही बस उसके पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, ऑर्डर आ जाता है, उसको मैन्युफैक्चर करो, 3-4 दिन के अंदर जो है ना उसको सप्लाई करना शुरू कर दो, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन उसके खर्चे भी कम हो चुके हैं। इट हेल्प बिजनेसमैन टू फाइंड न्यू बिजनेस पार्टनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे अब दराज है तो उस पे जो है ना लोगों को अपने पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, वो जो है ना आप उसमें कोलैबोरेट करके बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, या जो है ना कोई इंस्टाग्राम पे किसी का पेज या दूसरा बिजनेस जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं कि यार हम इकट्ठे भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, तो वो पोर्टफोलियो इजीली जनरेट कर लेता है। कहते हैं कि इट हेल्प्स इन स्पीडी मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स व्हिच इनकर लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल चैनल्स। क्या हमारे पास जो ना मार्केटिंग बड़ी तेजी से इसके जरिए से हो रही है, लो कॉस्ट पे इतनी क्विक मार्केटिंग हो रही है कि बिलबोर्ड्स वगैरह करोड़ों पे आपको परचेज करने पड़ते हैं। इंटरनेट के जरिए से आप अपने ऐड को बूस्ट कर रहे हो, जिस इलाके में जाना सब जो है ना प्रमोट करना चाहते हो अपने ऐड को, विद फ्यू अमाउंट्स, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए में अपने जो है ना ज्यादा से ज्यादा एरिया को आप कवर कर सकते हो। फोर्थ कहता है कि नो और लेस नीड टू ब्रेक अ मोटर बिजनेस हैंडलिंग। ठीक है, कि आपको जो है ना कोई भी इस किस्म की जो है ना जरूरत नहीं पड़ रही कि आप अपने बिजनेस के साथ जो है ना जुड़े रहो, या ईंटें वगैरह उठाओ, या फिर जो है ना इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो। ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना, आपको अब उनको क्या करना पड़ता है कि उनको वो चीज़ें इजीली जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। और जैसे अगर हम देखें तो हमारी गली मोहल्ले में क्या होता था, ठीक है, कि जो है ना हर बंदा बैठा होता था, दुकान लगा के, रेडी लगा के बैठा होता था। ठीक है। तो वो अपने कस्टमर को जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करता था। इस तरीके से क्या हुआ कि ऑनलाइन बिजनेस और उसने क्या कर दिया कि अपने लिए वहां पे जाके अपने जो है ना एक शेल्फ वगैरह परचेज कर लेते हो, या वहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा बेसिक जो है ना स्पेस मिल जाता है, आपको कहा जाता है कि आप जो है ना यहाँ पे बैठ जाओ, आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले करो। ठीक है। तो आप इजिली अपने जो है ना प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, कि आप जो है ना अब ये जरूरत नहीं रही कि आप लोगों के घर हो जाओ, वहाँ पे जो है ना सामने बैठ जाओ, या उनके जो है ना वहाँ पे चीजें बेचो। ठीक है। तो उनकी अब जरूरत नहीं रही, बस अपने घर में लोग जो है ना क्या करते हैं, कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और उनके जो है ना वहीं से पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है वहाँ से डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस के लिए बहुत फायदा हुआ, उनके जो है ना जो कंप्यूटर एडवांटेज था उनको ज्यादा मिलना शुरू किया, और उनकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो गई। और जो कस्टमर के लिए फायदा है, उसमें पहली चीज क्या कहता है कि इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ देयर इंटरेस्ट एट देयर डोरस्टेप। इट हेल्प कस्टमर टू गेट बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ, कि सबसे बड़ा फायदा क्या मिला कि आप घर बैठे एक चीज को जो है ना पसंद कर लेते हो, और फिर जैसे ही जो है ना आपको पसंद आ जाती है, आप क्लिक करते हो, वो आपके डोर स्टेप पे मिल जाता है। इस चीज की जो है ना वो नौबत ही खत्म होगी कि आप उसके पीछे जाओ, उन चीजों को जो है ना परचेज करो। तो वो चीज आपके लिए जो है ना उसने रिड्यूस कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि आपके पास क्या है, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, आप रिवर्स ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, कि उन प्रोजेक्ट्स और उनके बिल्डर्स के रिक्वायरमेंट को देख लो। ठीक है।
और फिर उनके लिए जो है ना प्रोजेक्ट सारा का सारा डिजाइन करके उनसे जो है ना अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपके पास काम हो सकता है। सो रिवर्स ऑक्शन से मुराद हमारा क्या हुआ कि हमारे पास जो जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए आप डायरेक्टली बिडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हर बंदा यहाँ से एक्सेसिबल हो सकता है और इन चीज़ों को देख सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है ना बिल्डर जो उनसे बिडिंग के लिए चाहिए होती है वो सारे के सारे वहाँ से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट और इन चीज़ों का एनालाइज करते हैं और इसी के बेसिस पे उनके साथ डील करते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि हमारे पास थर्ड ग्रेट चॉइस फॉर कस्टमर इन विच इंश्योर्स मोर कंज्यूमर सोवरेनिटी बेटर प्राइस बार्गेन्स एज कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस इज एक्सेसिबल। ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ कि कस्टमर को एक अच्छी चॉइस ओपन मार्केट मिल गई है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है कि किसी भी जगह पे किसी भी जो है ना साइट पे जाके जो है ना कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, कोई उसको बाउंड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज जो है ना उसके लिए जो है ना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो कस्टमर है वो घर बैठे हुए अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज उठा रह सकते हैं। ठीक है, ना फिरना पड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, उसके पास ओपन चॉइस है, डिफरेंट साइट पे जाओ, डिफरेंट पेजेस पे जाओ, जहाँ पे जो चीज आपको मिल जाती है वो जो है कस्टमर अपनी मर्जी के साथ अपनी जो है ना आजादी के साथ खुद मुख्तारी के साथ वो चीज परचेज कर सकता है। और वो प्राइस कंपैरिजन भी बेहतर तरीके से कर लेता है कि जिस वेबसाइट पे जो चीज सस्ती है वहां से परचेज कर लेगा। और फिर हमने कहा कि बेटर सिलेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल एज न्यूमरस गुड्स आर देयर सब लिमिटेज आर अवेलेबल ऑन मार्केट। कि हमारे पास जो है ना क्या हुआ, वैरायटी ज्यादा है। ठीक है, हर एक जो है ना बिजनेस हर बंदा जो है ना क्या कर रहा है, ऑनलाइन सेल आउट कर रहा है। तो पहले आपको जो है ना लाहौर कराची तक एक्सेस नहीं मिल सकता था, आपको जाना पड़ता था। अब क्या हो गया कि अब आप जो है ना घर बैठे लाहौर कराची जहाँ कहीं से भी जो चीज़ भी आपको पसंद आती है आप उसको इजिली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना क्या कर रहे हो कि जो है ना जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाता है, ठीक हो गया, वो आप उसको आसानी से वन क्लिक के जरिए से अपने डोर स्टेप पे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कहता है कि जी इम्पैक्ट ऑफ ई बिजनेस ऑन मार्केट प्राइसेस। तो मेन चीज हमारे पास क्या हुई कि हमारे पास जो है ना मार्केट प्राइसेस को किस तरीके से ई बिजनेस इफेक्ट करता है। तो कहते हैं कि ऑफरिंग अ लो प्राइस इज नॉट एनफ, rather it is important to create an attractive price for the product. E-business has changed the pattern in which the firms to conduct their business and customers make their purchase, including buying and selling of products and mode of payment. Everything has been digitalized. Access to information for both buyers and sellers regarding cost of product, price, and quality availability substitute has made price strategy more complex. Online access has left great impact on traditional interaction of demand and supply forces to determine market prices. कि ऑनलाइन आपके पास ये काफ़ी नहीं है कि आप लो प्राइस पे चीज़ बेचो तो हर बंदा खरीदेगा। ठीक है, इससे ज़रूरी क्या है, अपने प्रोडक्ट को एक ऐसे अट्रैक्टिव प्राइस पे रखो कि दूसरा बंदा खुद ब खुद अट्रैक्ट हो और उसको आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ठीक है, जो हमने कहा कि जिससे जैसे जो है ना ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है, हमारे जो बाइंग एंड सेलिंग के पैटर्न्स है वो भी चेंज होते जा रहे हैं और हमारे मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी सारे चेंज हो गए। कि आप दराज है जिससे भी मंगवाते हो आपको ऑप्शन दिया होता है जी ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो अभी कर लो, एडवांस में अकाउंट के जरिए से कर लो, या जो है ना डिलीवरी सर्विसेज जो है ना परफॉर्म कर दो कि वहाँ पे जैसे आपके जो है घर पे डोर स्टेप पे बंदा आए अब तब उसको पे करो। तो डिफरेंट आपके पास जो है ना पेमेंट मोड्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ों को आसान बनाती जा रही है और आपके कस्टमर आपके जो है ना बायर्स और सेलर एक दूसरे के साथ इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो आपकी जितनी भी डिमांड और सप्लाई के फोर्स हैं वो सारे के सारे स्टिल वैसी के वैसे ही चल रहे हैं कि जिस चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी जितने साइट्स पे वो चीज़ बढ़ेगी हर बंदा वहाँ पे उसमें जो है ना सप्लाई को इंक्रीज करेगा और या जो है ना शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस आपके पास इंक्रीज होती जाएंगी और एक न्यू प्राइस उसकी डिटरमाइन होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास लास्ट में कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं ई बिजनेस में। तो कहते हैं कि फॉलोइंग आर द की फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द प्राइस मार्केट प्राइस इन प्रेजेंस ऑफ ई बिजनेस। नंबर वन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोर प्राइसिंग, lowest or minimum price as firms cannot charge higher price of their product. Knowing the customer's access to information about price of competitor product. कि अब वो चीज़ हमारे पास मिनिमम प्राइस बन चुकी है, लेवल उस तरीके से जो पहले कमेंट करता था, अब क्या हो चुका है कि हर एक बंदे के पास इंटरनेट मौजूद है, वो अपने सब्स्टिट्यूट और इसके बारे में जैसे ही आप गूगल में लिखते हो कि लेट्स से आप वहाँ पे लिख देते हो कि मुझे क्या करनी है, ग्लासेस परचेज करने हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे सर्च करोगे ऑनलाइन,
ठीक है, आपके पास हज़ारों वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, आप यहाँ पे जिस प्राइस पे आपको जो चीज़ कन्वीनियंट मिलेगी आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ खत्म हो गई है कि शॉप अराउंड करना, और वो चीज़ जो है आपको एक्सेसिबल नहीं थी। सेकंड कहते हैं कि फर्म ऑफर मोर अट्रैक्टिव इकोनॉमिकल प्राइसेस एज देयर इज नो और लेस कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस सच एज ब्रिक एंड mortar, where firms have to bear intense inventory and other administrative cost। कि अब हमारे पास वो सिस्टम खत्म हो चुका है कि दुकान दुकान खोलो, रेडी लगा रहो, और ये सारे के सारे सिस्टम करके आप जो अपने प्रोडक्ट को बेचते थे जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती थी, अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी नहीं है। सामान जब चाहिए होता है आप मार्केट से उठा लेते हो, डायरेक्टली उसको सेल कर देते हो। नहीं आता ऑर्डर, तब तक आपके पास कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। आसानी से आपका सिस्टम चल रहा है। थर्ड कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल ऑप्शंस आल्सो मेक इजियर फॉर कंज्यूम कस्टमर्स टू कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, साइट्स पे देखते जाओ, डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है ना वैरायटीज मिलती जाएंगी। आपको जो है ना लो से लो प्राइस और अच्छी से अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेस ब्रांड लॉयल्टी एज कस्टमर हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू अराइवल्स। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी हमारे पास कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, बस एक दो कंपनियों के बारे में पता है, उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते थे। अब क्या हो गया कि उनके जितने भी न्यू अराइवल्स वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ से जो चीज़ उनको सस्ती मिले, अच्छी मिले, वो उसकी तरफ जाते हैं, ना कि वो अपने ब्रांड के साथ स्टिक रहे। ऑनलाइन प्राइसेस आर मोर अट्रैक्टिव देन ऑफलाइन। ठीक है, कि ऑनलाइन जो हमारे पास पेमेंट्स है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। ठीक है, हेंस कस्टमर चेंज देयर ब्रांड मोर फ्रीक्वेंटली। कि आप जो है ना जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे, घर बैठे आप जो है ना किसी पैसा और इसके जरिए से क्या कर लेते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि आपके कस्टमर इजीली ब्रांड को स्विच कर सकते हैं, जहाँ पे जिसके ऊपर डिस्काउंट, डायरेक्टली वहीं से परचेजिंग कंफर्म करके उनको पेमेंट कर दो। नंबर 6 कहता है कि टारगेटेड मार्केटिंग इज पॉसिबल बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल्स सच एज सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा, rather using traditional channels which allow firms to create customer demand. By highlighting the appealing features of product, firm can convince to get relatively high prices for their products। ठीक है, कि अब टारगेट मार्केटिंग आपकी आसान होगी। सोशल मीडिया, फेसबुक और इसके जरिए से मैसेजिंग करके आप जो है ना ऑडियंस और उसके आपको जो है ना एक्सेस मिल जाता है। आप उन्हीं लोगों के जो है ना सिर्फ वहाँ पे सेलेक्ट करते हो कि इस एज के से लेकर इस एज लिमिट के अंदर जो है ना मुझे इन लोगों को ये ऐड पहुंचाना है, या फिर मैंने जो है ना एजुकेशन लेवल वाइज करना है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। जो आपके पास पहले सिस्टम चलते थे उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता था कि आप किस तरीके से आपके लिए जो है ना कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो, उनको जो है ना अपना मैसेज किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन ने क्या कर दिया कि डिफरेंट किस्म के उनके फीचर्स को हाईलाइट करके अट्रैक्टिव एड्स बना के क्या कर दिया कि आपके प्रोडक्ट को इजीली सेल करने में हेल्प आउट कर दिया। और लास्ट में कहता है कि enables customers to buy what, when and where they want to buy, which shift the demand curve more frequently। तो इसने कस्टमर को क्या बताया कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो उनकी वजह से क्या हुआ, उनके जो है ना डिमांड कर्व के ऊपर भी फर्क आना शुरू हो गया, क्योंकि कस्टमर स्विचिंग कर रहे हैं, तो कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, कभी तीसरी। तो सब्सिट्यूट और इन चीज़ों के इफेक्ट क्या करें उसकी डिमांड को और प्राइसेस को इफेक्ट करती है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था और चैप्टर था हमारा, जिसकी अगर हम समरी देखें तो क्या था, हमने स्टार्ट लिया था डिमांड से। कि डिमांड हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना क्या चीज़ें हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट वी परचेज एट वेरियस प्राइसेस, के आपके कस्टमर विलिंग है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्राइसेस पे। फिर हमने जो है ना क्या किया था, डिमांड कर्व का जिक्र किया था, हमने जो है ना डिमांड कर्व बनाया, लॉ ऑफ डिमांड का जिक्र किया। हमने कहा कि जब हमारे पास जो है ना क्या होगी, प्राइसेस कम होती जाएंगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज। फिर हमारे पास कहता है कि सब्सिट्यूट हमारे पास जो है ना दूसरे की जगह पे यूज होता है। तो हमने कहा था कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो एक साथ यूज होते हैं। तो सब्सिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने जिक्र किया था। फिर हमने डिमांड कर्व्स जो है ना और उसके स्केड्यूल्स और उसके ग्राफ वगैरह बनाए थे, उनके ऊपर जिक्र किया हमने कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी। फिर हमने सप्लाई और सप्लाई जो है ना डिमांड ऑफ सप्लाई के बारे में जिक्र किया कि कैसे आप जो है ना सप्लाई कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे आप उनको, और कंपनीज को क्या फायदा होता है जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है ना स्मूथ कर्व किस तरीके से बनता है, कौन सी चीज़ें जो है कौन से फैक्टर्स आपके जो है ना डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया। हमने जो है ना गिवन पैराडॉक्स, हमने कहा कि हमारे पास जो है ना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। British economist Sir Robert Giffen has introduced this concept in 19th century. He found that when price of a bread fell, its demand also decreases.
He stated that as the price of a bread fell, the real income of consumer rose, and he came in position to buy better quality bread. ठीक है कि गिवन पैराडॉक्स हमारे पास क्या क्या मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या 19th सेंचुरी में उसने कहा कि इस तरीके से भी सिचुएशन होती है कि अगर रोटी की कीमत कम हो जाती है तो उससे उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि 5 रोटियां खा रहा है 10 तो नहीं खाएगा, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उसके पैसे बचने शुरू हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल की प्राइसेस है, तो पेट्रोल 90 पे जब मिल रहा था तो लोगों के पास पैसे बच रहे थे। अब क्या हो गया, जब 160 पे चला गया तो वो जो मार्जिन है वो अब खत्म होना शुरू हो गया। देन हमने कहा था कि डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड, ठीक है कि आपके पास किस तरीके से डायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड आती है। तो कहते हैं कि डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड और गुड्स which consumer buys directly to satisfy its needs are known as direct demand, where in contrast demand for capital goods or factors of production is known as direct demand। ठीक है कि हमारे पास डायरेक्ट डिमांड क्या है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली चीज़ों को परचेज करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और जहाँ पे हमारे पास है ना हमारा आ जाता है डिराइव्ड डिमांड, तो वो हमारे प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स शामिल होते हैं। फिर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जिक्र किया, ठीक है, क्या हमने कहा कि जो है ना हमारे पास जो है ना सिचुएशन इन विच नो एजेंट वांट्स टू चेंज इट्स डिसीजन एंड ऑल डिसीजन आर कंपैटिबल, दिस इज सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल। कि हमारे पास जो है ना जब ना डिमांड चेंज हो रही है ना सप्लाई चेंज हो रही है, सिचुएशन एक स्टेबल पॉइंट पे हमारे पास ये दोनों चीजें मैच करना शुरू कर जाती हैं, क्रॉस करना शुरू कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर का जिक्र किया। कहते हैं कि प्राइस सीलिंग इज द लीगल मैक्सिमम प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाइल प्राइस फ्लोर इज द लीगल मिनिमम प्राइस। कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक जो है ना प्राइस सीलिंग इफेक्ट क्या करती है, एक छत सी बना लेती है कि इससे ऊपर प्राइसेस प्रोडक्ट की नहीं जाएंगी। ठीक है, लेट्स से गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना 70 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये क्या हुआ, उसके लिए प्राइस सीलिंग बना दी कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि although both price ceiling and price floor can be imposed, the government usually only select either a ceiling or floor for particular goods and services। और फ्लोर अभी हमने कहा कि नहीं, प्राइसेस वो सेट कर देगी कि इससे कम प्राइस नहीं होगी, इससे ज्यादा कितना चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर हमारे पास जो है गवर्नमेंट दोनों यूज करती है, लेकिन उसमें से देखती है कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है, तो वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चीजों को डिसाइड करती है। इसके बाद हमने कहा कॉबवेब की थ्योरी पढ़ी कि जो है ना is the idea that price fluctuations can lead to fluctuation in supply which causes a cycle of rising and falling prices। कि हमारे पास क्या होता है कि जब प्राइसेस अप एंड डाउन चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई में भी फर्क आते जाता है, कभी प्राइसेस बढ़ेंगी कभी कम होंगी। फिर हमने क्या कहा कि रिवर्स प्राइस रिजर्व प्राइस इज द मिनिमम, इज दैट मिनिमम प्राइस अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स, एक खास अमाउंट जिसके लिए जो है ना हमारे जो रिसीवर है हमारे पास, क्योंकि जो परचेज सेलिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो है ना वो मिनिमम प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ ये एक अच्छी प्राइस है, हम इसमें चीज़ों को सर्व करेंगे। फिर डिमांड कर्व के बारे में हमने जिक्र किया, ठीक है कि हमारे पास जो है डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वर्टिकल एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी, उनके बारे में हमने जिक्र किया। और फिर लास्ट में हमने क्या कहा, कहते हैं कि कन्वर्जन केस ऑफ कॉर्पोरेट, कहते हैं कि कन्वर्जन केस हमारे पास कॉर्पोरेट का क्या था, at the equilibrium point if demand curve is more elastic than supply curve we get the price volatility falling and the price will converge on the equilibrium। कि हमारे पास क्या हुआ कि जो है अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठे हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व क्या हुआ, वो ज्यादा इलास्टिक है, उसमें ज्यादा चेंज आ रहा है और सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, प्राइस वॉलिटिलिटी हमारे पास फॉल होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो शार्प डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा एंड द प्राइस विल कन्वर्ज ऑन द इक्विलिब्रियम। और फिर वो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी। क्यों हमारे पास कन्वर्ज होगी, क्योंकि हमारे पास डिमांड ज्यादा जो है ना वो वॉलेटाइल है, क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, उसमें ऊपर जो है ना ज्यादा फर्क आने वाला है। लेकिन जहाँ पे हमारी सप्लाई है वो अपनी जगह पे रुकी हुई है, उसमें इतना ज्यादा जो है ना ये चेंज नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो कर्व होगा हमारे पास, ठीक है गया, वो सब हमारे पास उसके जो करीब करीब होना शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम के। सेकंड कहते हैं कि डाइवर्जेंट केस ऑफ कर्व, प्राइस विल डाइवर्ज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। और जहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है कि हमारे पास जो है ना सप्लाई कर्व, उसमें सप्लाई में ज्यादा फर्क आ रहा है, तो फिर वो जो है ना हमारे पास इक्विलिब्रियम से दूर होना शुरू हो जाएगा। थर्ड कहता है perpetual case of curve, fluctuations may also remain of constant magnitude if supply and demand curves have exactly the same slope or elastic of demand exactly equal the elasticity of supply।
कहते हैं कि परपेचुअल हमारे पास क्या है कि जब फ्लक्चुएशन हमारे पास जो है ना कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, और सप्लाई और डिमांड कर्व जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका स्लोप एक जैसा होगा या इलास्टिक होगा, ठीक है। हमारे पास क्या चीज डिमांड, ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि जितना हमारे पास जो है ना लेफ्ट से 1 रुपया जो है ना हमारे पास प्राइस में इंक्रीज आता है, तो उसमें 5% हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो 5% हमारे पास क्या हो, सप्लाई के ऊपर भी फर्क आना चाहिए। तो जब ये इस तरीके से इक्वली जो है ना हमारे पास दोनों में फर्क आना शुरू हो जाते हैं, इसको हम परपीचुअल कहते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।